महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार का बुधवार सुबह एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। महाराष्ट्र में दादा कहे जाने वाले अजीत पवार मुंबई से पुणे के बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें एक चुनावी सभा को संबोधित करना था। लेकिन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ही उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। बारामती पवार परिवार का गढ़ है और अजीत पवार बारामती विधानसभा से ही विधायक भी थे। आज इस वीडियो में हम आपको इस पूरे हादसे की कहानी बताते हैं, साथ ही आपको उस विमान के बारे में भी बताएंगे जो क्रैश हुआ और अब महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के बाद जाने से क्या कुछ असर होगा या क्या कुछ बदलाव आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। महाराष्ट्र के 66 साल के दिग्गज राजनेता के साथ उनके 2 कर्मचारी और क्रू मेंबर भी उस प्लेन क्रैश में मारे गए। बुधवार सुबह 8:10 पर अजीत पवार और 4 अन्य लोगों को लेकर यह विमान लेयर जेट 45 मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हुआ। यह विमान अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए बारामती की ओर गया। सुबह करीब 8:30 यानी 8:30 बजे विमान ने पहली बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन खराब विजिबिलिटी के कारण लैंड नहीं कर पाया। इसके बाद विमान के पायलट ने सुबह 8:42 पर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की। इसी दौरान विमान रेडार से गायब हो गया और थोड़ी देर बाद खबरें आई कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को ले जा रहा विमान क्रैश हो गया है। बारामती हवाई अड्डे के रनवे 11 के पास क्रैश हुआ विमान आग के गोले में बदल गया। इस हादसे में अजीत पवार सहित विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। हादसे में किस किस की हुई मौत, अब ये जानते हैं। इस हादसे में अजीत पवार के अलावा 4 और लोगों की जान गई। कैप्टन सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर संभावी पाठक, जो इस मिड साइज बिजनेस जेट को उड़ा रहे थे। एक फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी यानी पीएसओ विदित यादव भी हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। कैसे हुआ हादसा, इस सवाल का कोई सीधा और सटीक जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे मौसम खराब होने की वजह से पायलट को रनवे पूरी तरह से नहीं दिख रहा था या फिर कोई और तकनीकी खराबी। फिलहाल इन सभी पहलुओं की जांच चल रही है। हालांकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए के अनुसार बारामती में क्रैश हुए विमान के पायलट को लैंडिंग की कोशिश करते समय रनवे को पहचानने में मुश्किल हुई। पहली कोशिश के दौरान पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने दोबारा लैंडिंग की कोशिश करने से पहले गो अराउंड किया। हालांकि पायलट की ओर से कोई इमरजेंसी कॉल, एसओएस या मेडे कॉल भी नहीं दिया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि पायलट को लैंडिंग का क्लियरेंस तो दे दिया गया था, लेकिन पायलट की तरफ से कोई कंफर्मेशन या जवाब नहीं आया। शायद रेडियो साइलेंट हो गया था। 2 फ्लाइंग स्कूल रेडबर्ड और कार्वर एविएशन बारी बारी से बारामती में एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऑपरेट करते हैं। बुधवार को कार्वर एविएशन ने ही एटीसी की जिम्मेदारी संभाली थी। कार्वर एविएशन के मैनेजर प्रमेश पारिक ने बताया कि विमान सुबह 8:50 पर लैंड करना था और कैप्टन ने कहा कि रनवे दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, बारामती का रनवे 1770 मीटर लंबा है। हम विमान को लैंड करते हुए नहीं देख पाए, लेकिन हमने क्रैश की आवाज सुनी। शायद विजिबिलिटी की ही समस्या थी। डीजीसीए ने बताया कि बारामती का रनवे एक टेबल टॉप रनवे है। बारामती की एयर स्ट्रिप छोटी है और यहां आईएलएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की सुविधा भी नहीं है, इसलिए पायलट को मैनुअली और अपनी आंखों के सहारे, जो उसको सामने तस्वीर दिख रही है, उसी के जरिए लैंडिंग करनी पड़ी। विमान सीधे रनवे की ओर नहीं आया, बल्कि उसने एक बड़ा टर्न ले लिया और रनवे से करीब 50 मीटर दूर क्रैश लैंडिंग हुई और विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। इस विमान हादसे की गुत्थी को सुलझाने के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी एएआईबी की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शुरुआती जांच में जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आया वो है हादसे से ठीक पहले पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लैंडिंग से पहले जब पायलट ने मौसम की जानकारी मांगी, तब उन्हें बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है। एविएशन स्टैंडर्ड के अनुसार 3000 मीटर की विजिबिलिटी लैंडिंग के लिए पर्याप्त मानी जाती है। फिर भी पायलट ने 2 बार रेडियो पर कहा कि उन्हें रनवे नजर नहीं आ रहा है। अब चश्मदीदों ने क्या देखा, ये आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें आज दादा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है।
कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शोक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक एक 100 फुट से नजदीक आकर गिर गया है। घड़ी से हुई अजीत पवार की पहचान। अधिकारियों के अनुसार विमान हादसा इतना भीषण था कि पीड़ितों के शव पहचान से परे हो गए थे। उनकी पहचान कपड़ों और उनके पर्सनल सामानों की मदद से की गई। बताया जा रहा है कि अजीत पवार की पहचान उनकी घड़ी से हुई जो उन्होंने अपने हाथ में पहनी थी। जब बचाव दल दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो वहां मिले अवशेषों में से एक हाथ में बंधी घड़ी और उसके स्ट्रैप को देखकर अधिकारियों ने पुष्टि की कि ये सब अजीत पवार का है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान की क्रैश होते ही एक जोरदार आवाज सुनाई दी और वो आग के गोले में तब्दील हो गया, जिससे बचाव कार्य में भी रुकावट आई क्योंकि आग ने विमान को कम से कम 20 मिनट तक अपनी चपेट में रखा। अजीत पवार का शव कुछ ही मिनटों बाद स्थानीय लोगों को मिला, जिन्होंने उसे कंबल से ढक दिया। प्रोटोकॉल के अनुसार एयरपोर्ट पर एक एम्बुलेंस तैनात थी, जिसने दुर्घटना में घायल सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल यानी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे उनके पैतृक शहर बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में किया जाएगा। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि दादा की अंतिम विदाई पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया है। अब आते हैं विमान पर। यह विमान कौन सा था? जो विमान क्रैश हुआ वो लेयर जेट 45 था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK था। यह विमान दिल्ली की VSR एविएशन कंपनी का था। लेयर जेट 45 एक मिड साइज बिजनेस जेट विमान है, जिसे कनाडा के बॉम्बार्डियर एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। इस मॉडल के करीब 640 विमान साल 1995 से 2012 के बीच बनाए गए थे। यहां एक बड़ी अहम बात यह है कि इस विमान का ज्यादातर इस्तेमाल ही सिर्फ इस कारण से किया जाता है क्योंकि यह छोटे रनवे से टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंडिंग भी कर सकता है। अब जैसा कि हमने बताया कि बारामती का रनवे छोटा ही था, लेकिन वहां ये क्रैश लैंडिंग कर गया। साल 2021 में बॉम्बार्डियर कंपनी ने लेयर जेट 45 विमान बनाने बंद कर दिए, लेकिन इसके बावजूद ये विमान आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। रिकॉर्ड के अनुसार VSR एविएशन कंपनी बिजनेस प्रोफेशनल्स को विमान चार्टर सर्विस देती है। मुंबई, हैदराबाद और भोपाल में भी इनके विमान चलते हैं। कंपनी को मुख्य रूप से विजय कुमार सिंह और रोहित सिंह चलाते हैं। बारामती में हुए विमान हादसे पर VSR एविएशन के अधिकारियों ने कहा कि विमान में किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी इशू तो पहले नहीं था। विजय कुमार सिंह ने मीडिया से कहा कि विमान 100% सुरक्षित यानी 100% सेफ था और विमान का क्रू भी काफी एक्सपीरियंस्ड था। उन्होंने यह भी कहा कि खराब विजिबिलिटी हादसे के लिए एक वजह हो सकती है, लेकिन अंतिम नतीजा DGCA की जांच के बाद ही सामने आएगा। अब भले ही VSR एविएशन का कहना है कि जो विमान क्रैश हुआ जिसमें अजीत पवार की मौत हुई वो 100% सेफ या सिक्योर था, लेकिन उपलब्ध आंकड़े कुछ और ही संकेत देते हैं। 14 सितंबर 2023 को लेयर जेट 45 विमान VTDBL जो विशाखापट्टनम से मुंबई जा रहा था, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। उस समय विमान में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। सौभाग्य से इस हादसे में यात्री और पायलट सुरक्षित बच गए, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि विमान 2 हिस्सों में टूट गया था। अब आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर। तो अजीत दादा के बाद क्या करवट लेगी महाराष्ट्र की राजनीति? कई पीढ़ियों के लिए अजीत पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर की कल्पना करना भी मुश्किल है। महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे पवार लगातार नहीं लेकिन लंबे समय तक रहे महाराष्ट्र के वैकल्पिक सत्ता केंद्रों में से एक माने जाते थे। बुधवार को बारामती में विमान दुर्घटना में उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीति और खासतौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दोनों गुट अनिश्चितता के दौर में डूब गए हैं। एनसीपी का उनका अपना गुट जिसके पास पार्टी का आधिकारिक लोगो और चिन्ह है, महाराष्ट्र की मौजूदा फडणवीस सरकार का हिस्सा है। अजीत पवार का निधन उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हुआ। उनके जाने से महाराष्ट्र की सत्ता और विपक्षी समीकरण अब पूरी तरह से बदल सकते हैं। अजीत पवार की गैर मौजूदगी में उनके गुट के विधायक, सांसद और विधान पार्षद अनिश्चितता के शिकार हैं। बिना उनके नेतृत्व और वार्ता कौशल के ये नेता एकजुट रहेंगे, नया नेता चुनेंगे या शरद पवार के पास लौटेंगे, ये बड़ा सवाल है। अजीत के 2 बेटे पार्थ और जय और उनकी पत्नी सुनित्रा उनके परिवार में है। पार्थ 2019 में मावल से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और राजनीति में सक्रिय है लेकिन प्रभावशाली नहीं। जय घर का बिजनेस संभालते हैं, जबकि सुनित्रा राज्यसभा सांसद हैं और रणनीतिकार हैं जो बारामती से लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं।
सुनेत्रा और पार्थ पर अजीत पवार की विरासत संभालने का दबाव होगा, लेकिन शरद पवार की परछाई चुनौती बनी रहेगी। शरद पवार ने राज्यसभा कार्यकाल के बाद संन्यास की घोषणा की है। ऐसे में सुप्रिया सुले दिल्ली में पार्टी का पहले से ही चेहरा है, जबकि अजीत पवार के पास ग्रामीण महाराष्ट्र का जनाधार था। अगर ये दोनों गुट एक हो जाते, जैसा कि पिछले नगर निकाय चुनावों में इस तरह के संकेत मिले और लगभग ये बात पूरी भी थी कि एनसीपी के दोनों गुट अब एक हो सकते हैं, तो अगर ये दोनों गुट पहले ही एक हो जाते तो दिल्ली में सुप्रिया सुले पार्टी का चेहरा होती और अजीत राज्य और ग्रामीण राजनीति को संभालते, जैसा कि वो अब तक संभालते आए हैं। लेकिन अब पवार परिवार और एनसीपी का क्या होगा, ये आगे देखना होगा। अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु के तुरंत बाद ये सवाल उठने लगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी एक अहम भूमिका निभाती है। एनसीपी विधायकों और पार्टी का क्या होगा, इसका असर सत्ताधारी महायुति गठबंधन और राज्य की राजनीति की दिशा पर कैसा पड़ेगा, ये देखने वाला होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।